आज उपाय की 12th क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री की। तो आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से बंगाल का पार्टीशन हुआ, उस बंगाल के पार्टीशन से अंग्रेज़ों को क्या फ़ायदा हुआ और उस तरह से भारत में माहौल किस तरह से चेंज हुआ। तो आज इसके बारे में देखेंगे और किस तरह से फ्रीडम मूवमेंट जो हमारा था, नेशनल मूवमेंट, वो किस किस डायरेक्शन में उसके बाद में चेंज हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ और स्टार्टिंग के 20 साल तक मॉडरेट्स ने ही एक तरह से उनका ही दबदबा कांग्रेस पार्टी में रहा। उनके मेथड सिंपल थे, पीपीपी, मतलब पहले प्रेयर करते थे, फिर पिटीशन दायर कर देते थे और या उसके बाद में कुछ हुआ तो छोटा मोटा प्रोटेस्ट करते थे। मासेस को ज़्यादा साथ में नहीं लेते थे, लोगों को साथ में लेके नहीं काम करते थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस तरह से इन्होंने 20 साल तो निकाल लिए कांग्रेस ने, पर क्या हुआ, धीरे धीरे कंडीशन चेंज होने लगी। नया गवर्नर जनरल आया, लॉर्ड कर्जन। ये लगभग 40 साल की उम्र में गवर्नर बन गया था और मतलब इसने कुछ बहुत सारी पॉलिसीज इस तरह से लाया था कि लोग इनसे खफा थे। अंग्रेजी काल में लोग खफा थे और कांग्रेस के अंदर भी बहुत से लोग इस तरह के होने लगे कि नहीं, ये अभी हमको कुछ कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, इसकी जिस तरह की पॉलिसीज आ रही है ये हमारे लोगों के हितों में नहीं है। तो ये सब होता गया और एक टाइम पे लॉर्ड कर्जन ने ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया, लोगों की थिंकिंग ही चेंज हो गई कांग्रेस के अंदर भी। वो था कि इसने बोला कि बंगाल का पार्टीशन करेंगे। तो इसने इसका दिमाग से ये आइडिया निकला कि बंगाल का पार्टीशन करेंगे। ये उस ये ब्रेन था, मतलब बंगाल के पार्टीशन करने के पीछे जिसका दिमाग था वो ये था। पर लागू होते होते 2-1 साल लग गए, तब तक ये वायसराय वापस चले गए थे और इनकी जगह आ गए थे लॉर्ड मिंटो टू। तो एक तरह से इनके टाइम पे लागू हुआ, पर ब्रेन इसके पीछे किसका था? लॉर्ड कर्जन का। तो ये क्या था कि ये बंगाल एक बहुत बड़ा अपना एक एरिया था। तो इतने बड़े एरिया को काफ़ी बड़ा एरिया था, तो इसको ये बात तो सही है कि इसको अंग्रेज बोल रहे थे कि इसको एक साथ इसके एडमिनिस्ट्रेशन में हमको प्रॉब्लम आ रही है। एक साथ हम लोग इसको गवर्न नहीं कर पा रहे, ये काफ़ी बड़ा एरिया है। तो हम लोगों के लिए, जैसे कि अभी यूपी है, तो यूपी में भी डिमांड चल रही है कि इसके भी डिफरेंट पार्ट्स किए जाएँ, या महाराष्ट्र में बोलते हैं कि विदर्भ को अलग किया जाए, क्योंकि इतना बड़ा महाराष्ट्र है, संभल नहीं रहा है एक मुख्यमंत्री से, तो दो दो को दिया जाए। तो इस तरह से इनकी ये थी कि कर्जन साहब की और इनकी लॉर्ड मिंटो टू की, कि भाई इतना बड़ा मतलब एरिया है बंगाल, तो नहीं संभाला जा रहा। तो बंगाल पूरा ही था, नॉर्थ ईस्ट अपना, बांग्लादेश, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये सारा बंगाल ही था। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि इसको ऐसे बीच में से ऐसे काट दिया जाए, जिससे कि ये इधर का तब तो कौन सा रह गया? वेस्ट बंगाल। और इधर की तरफ वाला कौन सा रह गया? ईस्ट बंगाल। ठीक है। तो इनका ये मंशा थी कि इनकी तो मंशा तो बताते तो ये थे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन इससे इजी हो जाएगा और दोनों तरफ का डेवलपमेंट अच्छा हुआ। ये बात तो सही थी कि बहुत बड़ा था, पर बहुत बड़े तो बंगाल के अलावा पंजाब भी बहुत बड़ा था, बॉम्बे भी बहुत बड़ा था और मद्रास भी बहुत बड़ा था। इनको क्यों नहीं पार्टीशन किया आपने? तो जो नेशनलिस्ट व्यू थे, जो नेशनलिस्ट का व्यू था, जो राष्ट्रवादी लोग थे उस टाइम के, उनका व्यू था कि ये लोग इसलिए नहीं इसका पार्टीशन कर रहे कि हमको इसको गवर्न करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, इसलिए नहीं कर रहे। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो, इधर वाले इलाके में पूरे आ गए हिंदू बाहुल्य एरिया आ गया, ये वाला एरिया कौन सा आ गया? मुस्लिम बाहुल्य, मतलब मुस्लिम लोग ज़्यादा। तो एक हिंदुओं का अलग अलग आपने राज्य बना दिया, मुस्लिम्स का अलग बना दिया। तो जो हिंदू मुस्लिम एकता थी, वो पहले एक साथ में रहते थे, उनको आपने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके यहाँ पे अलग पॉलिसीज़ ले आएंगे, यहाँ पे अलग पॉलिसीज़ ले जाएंगे और हिंदू मुस्लिम में लड़ते रहेंगे, है ना। और बंगाली भाषा और उड़िया भाषा, इनमें भी आपस में लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। तो इस आधार पर पार्टीशन हुआ। ये इनके पीछे एक्चुअल में, अंग्रेजों के पीछे ये एक्चुअल मंशा ये थी। इसको भांप लिया, लगभग भारत के हर भारतीय ने भांप लिया कि ये गड़बड़ है। कांग्रेस ने भी भांप लिया, कि कांग्रेस ने भी सोचा कि ये गड़बड़ तो हो गई। अब कांग्रेस में दो घटक, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है। अब देखो 1905 में फाइनली अनाउंसमेंट हो गया कि बंगाल का पार्टीशन होगा। ठीक है, 1905 में। तो जो मॉडरेट्स थे उनको भी लगा ये गलत हो रहा है। ठीक है, वो भी तो सही चाहते थे ना, देश का सही चाहते थे, पर थोड़ा डर डर के चाहते थे। तो इनको गलत लगा, तो इन्होंने तो फिर अपनी वही प्रोसेस, प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट करने लगे। ये करते रहे, कुछ अंग्रेजों के कान पे जो भी नहीं रहेंगे, अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ा। करते रहो तुम, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, सिंपल सी बात है। तो फिर जाके एक्सट्रीमिस्ट, जिनका खून बहुत जल्दी खोलता था, ये बोले ये मेथड तुम्हारे गलत है। मेन कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ये चार बड़े लीडर्स थे एक्सट्रीमिस्ट के। तो इन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा, ये अंग्रेज मानने वाले नहीं है, अब हमको पब्लिक के अंदर जाना पड़ेगा और पब्लिक इनको सबक सिखाएगी, सारी की सारी चीज़ें इनको भगाएंगे यहाँ से। तो इन्होंने एक
मूवमेंट चला दिया, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, किन्होंने, एक्सट्रीमिस्ट ने। तो ये जाते थे पब्लिक के बीच में, आप देखिए ये है, और ये पूरी पूरी पब्लिक के सामने चरखा वाला झंडा भी है, ठीक है, ये तो पूरी सामने के सामने पब्लिक को इकट्ठा करते थे, उनको ज्ञान देते थे कि ये अंग्रेज किस तरह से गड़बड़ कर रहे हैं हमारे देश में। और आप ये समझो कि लाखों लोग आ जाते थे, है ना, सड़कों पे लाखों लोग आ गए। पहली बार इसमें जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी आने लग गए इनकी सभाओं में, लेडीज आने लग गई जो आज तक बाहर नहीं निकली थी अपनी चौपट से। ये पहली बार किसमें, स्वदेशी मूवमेंट में स्टार्ट हो गया इनका आना। फिर वर्कर्स, ये भी फर्स्ट टाइम पे बाहर निकले। वर्कर्स मतलब जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर वगैरह लोग होते हैं, तो ये सब आए बाहर, सड़कों पे आ गए, बोले आपने बंगाल का जो पार्टीशन किया वो बिल्कुल गलत किया, हम इसके खिलाफ, सिंपल सी बात है। तो बहुत सारे लोग स्ट्रीट्स पे आके प्रोटेस्ट करने लग गए। ये सब चल रहा बंगाल के अंदर, ठीक है। और इन्होंने फिर प्रोटेस्ट के साथ साथ क्या किया, सोशल बॉयकॉट स्टार्ट कर दिया कि अंग्रेजी जहाँ जहाँ कॉलोनीज हैं उनमें ना तो कोई नाई जाएगा बार्बर, ना कोई मिल्कमैन दूधिया जाएगा दूध बेचने के लिए, ना कोई वेजिटेबल बेचने वाला जाएगा। इनको सोशली बॉयकॉट करो कि हम आपका कोई काम करेंगे नहीं, तो अपने आप ये लोग मान जाएंगे, ठीक है। फिर फॉरेन वाली चीज़ों को जलाएंगे सबको, फॉरेन की कोई भी चीज़ हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे सोल्ट हो या शुगर हो, इनको बॉयकॉट करो, कोई खरीदेगा नहीं, और कपड़ों को जलाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे लाते थे सब अपने अपने जो जो विदेशी कपड़े वहाँ पे खरीदते थे, किसके घर में जो भी होता था जला देते थे एक जगह करके। तो इन्होंने फॉरेन गुड्स को भी बोला कि इनको भी बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करते थे, ये 4-4, 5-5, 8-8 का ग्रुप बना के, और जो डिफरेंट डिफरेंट गाँव में जाया करते थे। तो एक तरह से इनको बोलते थे, कुछ कुछ लोगों का ग्रुप बन के जो डिफरेंट गाँव में जाते थे उनको बोलते थे समितिज, ठीक है। तो ये समिति क्या करती थी, जैसे कि मान लो कि 8 जनों का एक ग्रुप हो गया आप लोगों का, तो ये 8 जने जाएंगे एक गांव में, जाएंगे वहाँ पे क्या, कुछ गाना गाना वाना गाएंगे, स्वदेशी गाना गाएंगे, लोगों को बोलेंगे कि भाई ठीक है अभी हमको अंग्रेजों को भगाना है, समथिंग भाषण देंगे, मैजिक लालटेन लेक्चर्स, मतलब अंधेरे में बहुत सारे लेक्चर्स देते थे लोगों को, समथिंग। तो ये सब चीज़ें स्टार्ट की, और ये सब कौन कर रहा था, समिति। इनमें जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति बनी वो थी स्वदेश बंधव समिति। किसके द्वारा बनाई थी, अश्विनी कुमार दत्त, थोड़ा नाम याद रख लीजिए, अश्विनी कुमार दत्त ने एक समिति, बहुत सारी समिति बनी, उनमें से एक समिति जो बहुत पॉपुलर हुई बंगाल में, जिसने बहुत लोगों को मोबिलाइज किया, बहुत लोगों के पास गई और वहाँ पे बोला कि अब तो जागो भाई तुम लोग। तो ये इसका नाम ये है, स्वदेश बंधव समिति, ठीक है। उसके अलावा जो ये सब कहाँ पे हो रहा है, बंगाल में। तिलक जी कहाँ थे, महाराष्ट्र में। तो तिलक जी ने भी सोचा कि अब प्रोटेस्ट करने का टाइम आ गया यहाँ से, मतलब तो अब मेरे को भी कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने 2 फेस्टिवल स्टार्ट किए, एक कौन सा था, गणपति का फेस्टिवल, और एक शिवाजी का फेस्टिवल। और ये दोनों फेस्टिवल में क्या करते थे कि बहुत तगड़े तगड़े भाषण देते थे, क्योंकि उनमें फेस्टिवल में बहुत लोग आते भीड़, और वहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ स्पीच देते थे। तो ये इन्होंने मेला और फेस्टिवल ये जो होते थे उनका भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इस टाइम पे किसमें, स्वदेशी मूवमेंट के अंदर ही चल रहा था। स्वदेशी मूवमेंट में सोशल बॉयकॉट स्टार्ट हो गया कि हम आपके इलाके में कुछ काम करने नहीं आएंगे, अंग्रेजों के इलाके में उनकी कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं। समितियाँ बना दी जो इधर उधर गाँव में जा जाके काम करने लगी, और उसके अलावा मेला वेला में भी पॉपुलर, मतलब फेस्टिवल वगैरह का भी यूज़ करने लग गए, और इसमें भाषण देने लग गए कि आप गलत कर रहे हो, मतलब अंग्रेज गलत कर रहे हैं हमारे साथ में, इनको भगाना है, ठीक है। उसके अलावा सेल्फ रिलायंस पे ध्यान देने लगे कि आत्मशक्ति, हम लोगों को अपनी शक्ति समझनी है, हम लोग हिंदू मुस्लिम में बटे हुए हैं, ऊंची नीची कास्ट में बटे हुए हैं। तो इन सब से ऊपर उठ के हमको एक तरह से हम जो अपनी शक्ति है उसको उजागर करना अंग्रेजों के सामने, और अंग्रेजों को यहाँ से भगाना। ये इनके लिए काम करने लगे। कौन करता था, ये समिति वगैरह जाती थी इधर उधर, वही ये सब बातें करते थे। उसके अलावा भाई जो अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम था वो क्या सिखाता था कि अंग्रेजी सब कुछ है, अंग्रेज अपने माई बाप है एक तरह से, ठीक है। तो ये एजुकेशन सिस्टम स्कूल्स में चल रहा था, क्योंकि अंग्रेजी स्कूल खोलते थे, वो अपनी तरह से सिलेबस डिज़ाइन करते थे, सारा का सारा वैसे ही रहता था। पर इन्होंने सोचा कि नहीं, हमको हमारा इतिहास बताना, भारत का जो गौरवान्वित करने वाला इतिहास है पुराना, उसको बताना पड़ेगा हमको। तो इसके लिए उस टाइम पे क्या हुआ कि स्वदेशी एजुकेशन का प्रचलन स्टार्ट हुआ, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन का प्रचलन स्टार्ट हुआ। इसके लिए एक कमेटी काउंसिल बनी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। 1906 में एक काउंसिल बनी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, जैसे NCERT अभी, उसी तरह से ये काउंसिल बन गई, ठीक है। तो इसने इसने बहुत सारी स्कूल्स वगैरह खोली भारत में, और बहुत सारे उसका करिकुलम भी इस तरह से डिज़ाइन किया कि अपने मतलब दिखाएं कि हमारा इतिहास कैसा था, हमारा भूगोल कैसा है, हम लोग इतने गरीब थे नहीं जितने अंग्रेज बताते हैं कि तुम लोग तो हमेशा ही मतलब नौकर बन के रहो, इस तरह से नहीं, हम लोगों का तो पास्ट बहुत गौरवान्वित करने वाला पास्ट है। तो ये चीज़ें थी।
इसके अलावा कुछ कॉलेजेस भी खुले, जैसे बंगाल नेशनल कॉलेज खुला, जिसके अरविंदो घोष एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, वो इसके प्रिंसिपल बने। उसके अलावा बीआईटी बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी खुला। तो इस तरह से कुछ टेक्नोलॉजी के स्कूल्स, कुछ नई स्कूल्स, और सब राष्ट्रवादी स्कूल, मतलब भारतीय सोच वाली स्कूल, ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के टाइप के स्कूल जहाँ पे सब अंग्रेज अपने हिसाब से लोगों को सिखाते थे। फिर बहुत सारी नई नई इंडिजिनस स्वदेशी मतलब कंपनीज खुलने लग गई, रिसर्च बहुत चलने लगा। ये जो पीसी रॉय और जगदीश चंद्र बोस उस टाइम के बहुत पॉपुलर मतलब साइंटिस्ट थे, ठीक है। उसके बाद कल्चर स्पेयर में भी बहुत सारा उस टाइम पे मतलब क्या बोलते हैं हम कि कल्चर बहुत इनोवेशन आया, लोगों ने बहुत बहुत तरह के गाने लिखे आज़ादी के ऊपर। अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, और ये एक तरह से थीम सॉन्ग बन गया स्वदेशी मूवमेंट का। सब जहाँ पे जाते थे पूरी क्राउड यही गाना गाने लग जाती थी, और ये बाद में आज आज बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय गान भी है, ठीक है। अविंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस, इन्होंने ये पेंटर्स थे। तो इससे पहले तक कि पेंटिंग कैसे होती थी, विक्टोरियन नेचुरलिज्म पे बेस्ड थी। लाइक क्या करते थे, जैसे बाहर जैसे यूरोपियन पेंटिंग टाइप की होती थी, यूरोपियन आते थे और वो अपनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनवाते थे, जैसे कि मेरी बढ़िया पेंटिंग बना दे जिसमें मैं राजा दिखना चाहिए, यहाँ की प्रजा गरीब दिखनी चाहिए, और इस तरह से मतलब अपने आप को प्रोजेक्ट करते थे जो ब्रिटिशर्स थे। पर इसके बाद में इन लोगों ने, नंदलाल बोस और अविंद्रनाथ टैगोर ने, इन्होंने क्या किया कि नहीं ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग इतना गरीब थोड़ा ना थे, हम अपना पास्ट दिखाएंगे। हम लोग तो बहुत अमीर आदमी थे, हमारा देश बहुत सोने की चिड़िया था, और हमारे देश में तो बहुत सारे धर्म यहाँ पे जन्मे हैं, और ये सारी चीज़ें हम दिखाना चाहते हैं। तो इन्होंने उसके बाद में जो इंस्पिरेशन कहाँ से लेने लग गई, अजंता लोरा की पेंटिंग, मुगल्स की पेंटिंग और राजपूत पेंटिंग से इन्होंने इंस्पिरेशन लेने लगी, और उस तरह की पेंटिंग्स का दौर स्टार्ट हो गया। सिर्फ अंग्रेजों की टाइप की पेंटिंग्स नहीं, अपने जो इंडिजिनस हमारी जो पेंटिंग्स है उस तरह का दौर स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये सब बढ़िया चल रहा था, है ना। अब कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा 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 हमारा जो आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट, ये एक तरह से ख़त्म हो गया। उसमें एक बड़ी घटना थी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। अंग्रेजों की पॉलिसी चेंज हो गई थी, अंग्रेज फूट डालो और राज करो पे विश्वास रखते थे, और वो चाह रहे थे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहे, ठीक है। ये तो 1857 से उनकी स्ट्रेटेजी थी कि हिंदू और मुस्लिम हमेशा लड़ते रहे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई मुस्लिम कांग्रेस को इस तरह से प्रोजेक्ट करो कि ये तो हिंदू की पार्टी है, मुस्लिम्स की तुम्हारे लिए तो कोई जगह ही नहीं है कांग्रेस में। तो क्या करो, एक ऐसा ऐसा करके और एक पार्टी बना देते हैं जो कांग्रेस के खिलाफ हो हमेशा। कांग्रेस बोले यस तो वो बोले नो, कांग्रेस बोले नो तो वो बोले यस, जिससे हमेशा हिंदू और मुस्लिम आपस में बढ़े रहे। तो उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करने में उन्होंने मदद की एक तरह से। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ये भी पार्टी थी सेम कांग्रेस की तरह, एक पार्टी बनी मुस्लिम लीग। ढाका में ये पार्टी बनी 1906 में, और मतलब इसके फाउंडर्स कौन थे, आगा खान टू, थ्री, और नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, ठीक है। इन दोनों, ये और भी थे फाउंडर्स, तो ये मेन नाम है, ठीक है। तो इन्होंने पार्टी की स्थापना की। अंग्रेज तो बहुत खुश हो गए, उन्होंने बनवाई थी एक तरह से स्टार्टिंग, उन्होंने की थी कि भाई ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया है, अब जो भी होगा हम लोग बोल देंगे कि ये पार्टी उसको अपोज करेगी। मान लो स्वदेशी मूवमेंट है, उसका भी इन्होंने अपोज कर दिया। तो क्या हुआ, जब आपकी पार्टी, मेन पार्टी मुस्लिम्स की अपोज करती है, तो मुस्लिम्स भी सारे उसका सपोर्ट करते हैं कि भाई हाँ ठीक है, हम हमारी पार्टी अपोज कर रही है तो हम भी अपोज करेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने ये पार्टी की स्थापना की। ब्रिटिशर्स ने इस पार्टी को सपोर्ट किया क्योंकि वो इसको एज ए टूल यूज़ करना चाहते थे कांग्रेस के खिलाफ, ठीक है। और एक तरह से ये पार्टी ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल भी रही, जैसा ब्रिटिशर्स बोलते थे वैसे ही रहती थी। कांग्रेस ऐसी नहीं थी, कांग्रेस हमेशा खिलाफ जाने लग गई थी, ठीक है, पर ये लॉयल रही। मोहम्मद अली जिन्ना एक बड़ा नाम है जो कि इसमें बाद में ज्वाइन हुई है 1913 में, ठीक है। आगे पढ़ेंगे स्प्लिट, सूरत स्प्लिट 1917 में किस तरह से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस के थे, उनमें मतलब खटास आई, और किस तरह से वो दो धड़ों में कांग्रेस बट गई और किस तरह से स्प्लिट हो गया, ठीक है। कांग्रेस में दो घटक थे, एक मॉडरेट्स थे, एक एक्सट्रीमिस्ट थे। दोनों को एक दूसरे पसंद नहीं थे। तो मॉडरेट्स को लगता था कि अगर हम लोगों ने एक्सट्रीमिस्ट की बात मानी, तो एक्सट्रीमिस्ट की बात मानने के चक्कर में क्या होगा, अंग्रेज हमसे गुस्सा हो जाएंगे, और जब अंग्रेज खफा हो जाएंगे तो वो तो बहुत बल का प्रयोग करेंगे, शक्ति का प्रयोग करेंगे, जेल में पहुंचा देंगे, और जो कुछ हम लोग थोड़ा बहुत प्रार्थना उरार्थना करते हैं वो भी खत्म हो जाएगी, हमारा तो सब कुछ। तो इससे अच्छा है हम लोग नहीं, इनके साथ में नहीं रहेंगे। मोड एक्सट्रीमिस्ट को लगता था ये कैसे लोग हैं यार, अंग्रेजों के आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी जनता पे विश्वास नहीं रखते,
तो हम लोग इसके साथ में नहीं रहेंगे, ना तो ये लोग हैं ना हमको बस अंग्रेजों के तलवे चटवाएंगे। तो ये दोनों गुट आपस में लड़ते रहते थे। सूरत में आईएनसी मतलब कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 में एक सेशन हुआ। उस सेशन का हेड था रास बिहारी बोस, और उसका वो कौन था, वो भी एक मॉडरेटरी लीडर था, ठीक है, इनके साथ का ही था एक। तो ये बना, और इस सेशन में इन दोनों ने बहुत लड़ाइयाँ की, मॉडरेट्स के लीडर्स ने और एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स ने। और फाइनली क्या हुआ, इन दोनों में मतलब ये दोनों अलग अलग हो गए। एक्सट्रीमिस्ट को क्योंकि उनका प्रेसिडेंट भी उस सेशन का कौन था, एक मॉडरेट रास बिहारी बोस था, और ज़्यादातर कांग्रेस में ज़्यादातर मेंबर्स भी मॉडरेट्स ही थे। तो उन लोगों ने क्या किया, एक्सट्रीमिस्ट को भगा दिया कि नहीं, आप जाओ अपने कुछ और ऑर्गेनाइजेशन खोलो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये सब नहीं चलेगा और नहीं होगा। तो इस टाइम पे इनका सूरत में स्प्लिट हो गया। उन्होंने बोला नहीं नहीं ठीक है, चलो तुम जैसा कर रहे हो ठीक है, तुम कर लो अपना, हम लोग एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और हम लोग जाके हम तो जैसे कर रहे हैं वैसे अंग्रेजों को भगाएंगे, ठीक है। अब इस टाइम पे ये देखो, ये बहुत बड़ी वो होगी। जैसे ही अलग अलग हुआ, अंग्रेजों को मौका मिल गया। अब अंग्रेजों को पता चल गया, मॉडरेट्स को तो उन्होंने थोड़ा डराया धमकाया, और एक इंडियन काउंसिल एक्ट ले आए कि मॉडरेट्स को थोड़ा खुश कर देते हैं, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं इनको, कि एक खुश करने के लिए कानून ले आएंगे। जैसे कि एक इंडियन काउंसिल एक्ट पहले भी आया था ना, एक 1992 1892 में आया था, फिर ये आ गया एक नया 1909 में, कि इनको खुश कर देते हैं, थोड़े थोड़े अधिकार दे देते हैं, ये लोग खुश हो जाएंगे मॉडरेट्स। और जैसे मॉडरेट्स थोड़े थोड़े खुश होने लग गए, और एक्सट्रीमिस्ट पे इन्होंने क्या, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, एक तरह से कैरेट मतलब गाजर तो दिखाओ मॉडरेट्स को, और स्टिक दिखाओ मतलब लकड़ी छड़ी दिखाओ किसको, एक्सट्रीमिस्ट को, उनको डराएंगे पूरी तरह से। तो उनको डराने के लिए क्या किया, उनको जेलों में डाल दिए जो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे। लाला लाजपत राय इंग्लैंड चले गए अपनी वकालत के लिए, बाहर चले गए वकालत के लिए, और बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए जेल में डाल दिए। बिपिन चंद्र पाल ने संन्यास ले लिया राजनीति से, ठीक, अरविंदो घोष ने भी संन्यास ले लिया। तो एक्सट्रीमिस्ट के जो मेन लीडर थे चार, वो चारों के चारों एकदम से आउट ऑफ फोकस हो गए, सारे के सारे गायब हो गए, है ना। अब वो नहीं है तो कोई भी आंदोलन चलाने के लिए क्या चाहिए, लीडर चाहिए। सबसे मेन चीज़ है लीडर, जनता को तो लीडर चाहिए, लीडर नहीं होगा तो क्या करेगा। वो आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो गया 1908 में आते आते। तो उसमें सूरत स्प्लिट अगर नहीं होता तो एक कांग्रेस हमेशा गाइड करने के लिए रहती, पर इन्होंने अपने अपने इंटरेस्ट के लिए आंदोलन खत्म हो गया, ठीक है। तो इसके बाद में क्या हुआ कि ठीक है, अब मॉडरेट्स को थोड़ा खुश करने के लिए इन्होंने, अंग्रेजों ने सोचा कि थोड़ा मॉडरेट्स को खुश कर देते हैं। उसके लिए एक नया एक्ट आया, एक नया कानून आया जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसका दूसरा नाम है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, बहुत ही पॉपुलर नाम है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मिंटो कौन है, पहला वाला हमेशा सेक्रेटरी होता है, तो मोर्ले सेक्रेटरी था, और मिंटो क्या था, वॉइस रॉय, सेकंड वाला वॉइस रॉय। वी बाद में आता है, नहीं नहीं वी एस, ठीक है, वी बाद में आता है ना ऐसे, ठीक है, तो बाद वाला हो गया, तो बाद वाला मिंटो हो गया, वॉइस रॉय हो गया, और ये पहले वाला सेक्रेटरी हो गया। तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया। अब इसमें इन्होंने क्या खुश किया मॉडरेट्स को, देखो छोटा सा किया। इन्होंने बोला कि जो कानून बनाने वाली लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम लोग, उन्होंने क्या किया कि कुछ सीट्स पे डायरेक्ट इलेक्शन हो जाएगा, चिंता मत करो, तुम लोग चूज करके भेज देना, कुछ लोगों को हम लोग ले लेंगे कानून बनाने के लिए, ठीक है। और तुम जो बजट को, पिछले वाले में मैंने बताया था 1892 में कि बजट को डिस्कस कर सकते हो, पर मान लो कि उन्होंने डिस्कस किया और वो पूछेंगे ये बजट का पैसा कहाँ गया। तो मान लो कि आप डिस्कस कर रहे हो और मैं अंग्रेज हूँ, तो मेरे से पूछा कि ये बजट में इतना पैसा था वो कहाँ गया, मैं बोलूँगा नहीं खर्च हो गया। तो आप मेरे से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि आप पूछो कि नहीं मेरे को बताओ कि कहाँ गया, ऐसे नहीं पूछ सकते, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो पूरा क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, तो इस रिफॉर्म्स में उन्होंने बोला कि नहीं चलो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आप पूछने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वाले रिफॉर्म में, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म में ये भी हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों ने, और ये वाला एक और चीज़ बता देता हूँ कि वायस रॉय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, जैसे कि अभी भी होती है। अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक तरह से कौन कौन है हमारे देश में, कैबिनेट को एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोल दिया एक तरह से। कैबिनेट में कौन है, नरेंद्र मोदी लीडर है, मतलब मेन उनका अध्यक्ष है, जो उस टाइम पे वॉइस रॉय होता था। फिर लॉ मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, इस टाइम पे होम मिनिस्टर है, ये सारे के सारे हैं ना, कैबिनेट है पूरा पूरा, ठीक है। इस तरह से उस टाइम पे भी होता था। और उसमें सिर्फ वो लोग अंग्रेजों को खुद को ही लेते थे, उसमें भारतीयों को नहीं लेते थे। पर ये वाले रिफॉर्म में बोला कि एक इंडियन ले लेंगे आपसे। तो किसको लिया सबसे पहले, सत्येंद्र एस पी सिन्हा, ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, जो पहला बना, लॉ का मेंबर बना, ये लॉ मिनिस्टर बोल सकते हो आप, एक तरह से लॉ मिनिस्टर बन गए उस टाइम का।
पहली बार, ठीक है। पर जो सबसे गड़बड़ था इस, अभी तक तो ठीक है, सब कुछ सही लग रहा है कि यार अच्छी बातें हैं, ठीक है, कर दिया इन्होंने, अंग्रेजों ने थोड़ी कृपा कर दी उस टाइम पे। पर जो सबसे गड़बड़ बात हुई, ये देखो, ये जो मैंने छोड़ा अभी तक, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर इंडियन मुस्लिम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों को पता है क्या, अभी कोई भी आदमी खड़ा होता है इलेक्शन, आपके इलाके में अगर हिंदू खड़ा होगा तो आप लोग वोट करने जाओगे, और मतलब हिंदूज भी वोट करने जाएंगे, मुस्लिम्स भी उसको वोट करने जाएंगे, उसी के लिए वोट करोगे। अगर मुस्लिम खड़ा हुआ आपके इलाके में तो भी आप दोनों वोट करने जाओगे, हिंदू खड़ा होगा तो भी आप दोनों वोट करने जाओगे। तो ये तो, क्योंकि ये तो कॉमन इलेक्टोरेट है, ठीक है इसमें। बट उस टाइम पे इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि अगर मुस्लिम खड़ा होगा कोई सीट पे तो उसको वोट सिर्फ मुस्लिम लोग देंगे, हिंदू नहीं देने जाएगा उसको, ठीक है। तो एक इन्होंने फूट डालने की दृष्टि से सेपरेट इलेक्टोरेट डाल दिया, किसने, मिंटो साहब ने। मिंटो साहब को एक तरह से फादर ऑफ ये कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने दिमाग लगाया कि चलो इनमें और फूट डालते हैं, मुस्लिम लीग तो बना दी, अभी भी इनका अभी भी मतलब मन नहीं भरा, तो इन्होंने बोला कि ऐसा करेंगे, अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं तो उनके लिए मुस्लिम से वोट कराएंगे, जिससे ये लोग लड़े आराम से, ठीक है। और अगर हिंदू खड़ा हो रहा है तो कोई भी वोट दे सकता है, ठीक है। तो ये इन्होंने किया। ऑब्वियसली जो मुस्लिम उस टाइम के लीडर्स थे, उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि बढ़िया है, हम ही लोग वोट डालेंगे तो हम अपने मर्जी से लोग खड़ा कर देंगे। और अगर मान लो कि मुस्लिम लीग ने भी बोला बहुत बढ़िया, हमको तो बढ़िया लगा ये चीज़, ठीक है। तो एक तरह से ये चीज़ होगी, ठीक है। तो ये सारे एक्ट इसके अंदर, ये सारी चीज़ें थी, मेन मेन मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आपको यही पूछते हैं नॉर्मली, सेपरेट इलेक्टोरेट कौन से उसमें आया था इंडियन काउंसिल एक्ट में, 1909 या पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में, मतलब इन दोनों में से एक नाम लिखा रहेगा। और पूछे जाएंगे फर्स्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर कौन था, सत्येंद्र प्रसाद, एसपी सिन्हा के नाम से याद रखिए। फिर और जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी उस टाइम पे हुई वो थी दिल्ली दरबार लगा 1911 में। अच्छा, ये जो मोमेंट था स्वदेशी, वो लगभग 1907 में जब स्प्लिट हुआ तो एक साल के अंदर अंदर ही खत्म हो गया, 1908 तक, ठीक है। फिर उसके बाद में दिल्ली दरबार लगा 1911 में, जिसमें वहाँ के जो राजा थे ब्रिटेन के, किंग जॉर्ज 5, वो आए, और उन्होंने देखा कि यार ये जो बंगाल में विभाजन हुआ उससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या करने लग गए थे, कुछ लोग क्या करने लग गए थे कि बंगाल का विभाजन होने के बाद में लोगों को मारने लग गए थे, वहाँ के लोकल लोग, वहाँ के ऑफिसर्स को, जज को, जो भी ब्रिटिश मिलता था उस पर बॉम्ब फेंक देते थे, ये सब होता था। तो इन्होंने ये देखो, ये दरबार लगा रखा है इन्होंने, ये देखो पूरे पीछे की तरफ क्या है, ये सब है ना दिल्ली में, ये तो मुंबई में लग रहा है वैसे, ये गेटवे ऑफ इंडिया है, तो ये तो मुंबई में रिसीव किया है इसको, ठीक है। बट उसके बाद में दरबार इन्होंने क्या लगाया, मतलब मतलब टोटल मिला के इन्होंने इसको, मतलब ये असेंबली को दरबार बोलते थे, ठीक है। तो इसमें ये डिसीजन हुआ कि अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का जो पार्टीशन किया उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। कब हुआ, 1911 के दिल्ली दरबार में, ठीक है। और पर बंगाल बहुत बड़ा है तो इसमें बिहार और उड़ीसा को निकाल लेंगे, ठीक है। तो बिहार और उड़ीसा को निकाल लिया, पर जो बंगाल का पार्टीशन जो 1905 में होता उसको ख़त्म कर दिया। और इन्होंने बोला कि अब मुस्लिम लोग गुस्सा हो गए कि आपने पार्टीशन कर दिया, हमारी, हमको तो ढाका कैपिटल भी मिल गई थी उधर की तरफ ईस्ट बंगाल में, पर आपने तो धोखा दे दिया हमारे साथ में। तो इनको खुश करने के लिए इन्होंने, अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि अब कोई नहीं यार, ढाका को छोड़ो, आपको नई कैपिटल देंगे भारत की, वो कैपिटल होगी दिल्ली। क्योंकि दिल्ली मुगलों की, उससे पहले दिल्ली सल्तनत की, लोधीज की, उनकी सबकी कैपिटल रही है, मतलब जो भी मुस्लिम शासक थे उनकी कैपिटल कौन सी रही थी, दिल्ली। तो उनको खुश करने के लिए बोले कि देखो तुम्हारी कैपिटल रही है हमेशा से दिल्ली, तो वहाँ पे आप शिफ्ट हो जाइए सारा का सारा। तो फिर ठीक है, दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया, यहाँ पे डिसीजन लिया गया 1911 में। और उसके बाद में दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट होगी 1912 में, एक साल बाद में, ठीक है। अभी जो मेन लीडर का नाम सामने आया होगा वो आया अभी तक बाल गंगाधर तिलक, आप लोगों को पता ही चल गया, वो उग्र दल के नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, और बोलते थे स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूँगा। स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ रूल, कि भारत देश है तो इस पर जो राज करने वाला है, यहाँ का मंत्री संतरी, यहाँ के जो मतलब कलेक्टर, सब कुछ भारतीय होने चाहिए। सेल्फ रूल तभी होगा ना, आप बाहर से आके हम पे रूल कर रहे हो, ऐसा नहीं चले। सेल्फ रूल, हमको हमारा राज चाहिए, हमारी गवर्नमेंट चाहिए, हमारा वॉइस रॉय चाहिए, हमारा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, हमारे मतलब कलेक्टर भी हमारे होने चाहिए। तो ये सारा का सारा हमको चाहिए। और ये पहला बंदा था जिसने ये सब बात करने लगे, पहले के लोग तो डरते थे, इतना बोलते नहीं थे इस सब के बारे में। इसने बोला कि मेरे को स्वराज चाहिए, ठीक है, स्वराज मतलब खुद का राज, सेल्फ रूल। ये बंदा था बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद में इन्होंने दो पेपर निकालते थे, केसरी मराठी में और महराठा
या मराठा बोल दो, मराठा किस में, इंग्लिश में, ये दो न्यूज़पेपर इनका निकलते थे। उनके बाद में इनको सिडिशन के चार्जेस कई बार लगाए गए। सिडिशन मतलब, आप सिडिशन उसको बोलते हैं जो आप उस टाइम की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल दिए, जैसे आज आज आप कुछ नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसा कुछ बोल दे जिससे कि राष्ट्र की एकता या वहाँ यहाँ की गवर्नमेंट खतरे में आ सके, तो आप पे सिडिशन का चार्ज लग जाएगा। तो इसको सिडिशन का चार्ज बोलते हैं। इसके ऊपर बहुत बार लगाए गए, क्योंकि ये तो बोलता था कि हमको हमारा राज चाहिए, ये गवर्नमेंट निकम्मी है, इसको भगाओ यहाँ से। तो इस पर कई बार लगे। जो लास्ट बार लगा वो 6 साल के लिए लगा था 1908 में। देखो जब पीक पे था एक तरह से, स्वदेशी मूवमेंट जब पीक पे था उस टाइम पे इन पे लग गया। इनको मेंडेले की जेल में भेज दिया गया, म्यांमार को मेंडेले बोलते हैं एक तरह से, वहाँ की जेल में भेज दिया गया। 6 साल के लिए वहीं पे रहे। 6 साल बाद में ये छूट छाट के आए वापस से, और उनके बाद में तो शायद 1914 में छूट के आए, और वापस से फिर क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट को सबको मतलब इन्होंने भगा दिया था मॉडरेट्स ने, तो 1916 में इनको वापस से ज्वाइन करवा दिया गया कांग्रेस। ठीक है। फिर इन्होंने क्या है, एक ऑल इंडिया होम रूल लीग चलाया इन्होंने। होम रूल लीग मतलब एक तरह से संस्था थी इनकी, जो कई संस्थाएं इन्होंने ऐसी बनाई जो जाके गांव गांव में लोगों को सेंसिटाइज करती थी कि नहीं ये अंग्रेज गड़बड़ है, हमको हमारा राज चाहिए। तो ये गांव गांव में जाके, शहर शहर में जाके होम रूल लीग मतलब की स्थापना की। मतलब जैसे कि अपना एक उपाय है सपोज करो, तो अपने उपाय के कई जगह सेंटर, इसी तरह से होम रूल लीग एक स्टार्ट किया इन्होंने, और उसके कई जगह सेंटर्स खोले, और उस सेंटर्स वाले लोग इधर उधर जाके और लोगों को मोबिलाइज करते थे। एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की। दोनों के अलग अलग लीग थे पर, ठीक है, इसका अलग था और इसका अलग था मतलब। ठीक है। इन्होंने पार्ट कर रखा था कि नॉर्थ में तो एक तरह से ये काम करेंगे, मतलब इस तरह से नॉर्थ साउथ का इस तरह से पार्टीशन कर रखा था, अगले क्लास में बताऊंगा। इन्होंने दो मेजर फेस्टिवल स्टार्ट किए, शिवाजी जयंती और गणेश फेस्टिवल पे। ठीक है। इनमें बड़े स्पीच देते थे। स्वदेशी मूवमेंट में इतने सारे स्पीच दिए इन्होंने मेले में आने वाले लोगों को, कि अंग्रेजों को भगाना है, फॉरेन की चीज़ों को नहीं पहनना, इस तरह की चीज़ें। इन्होंने जो कॉलेज खोला वो फर्ग्यूसन कॉलेज है, पुणे का काफ़ी फेमस कॉलेज है, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे का। इन्होंने एक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी इन्होंने का निर्माण किया। नाम थोड़े से याद रखिएगा भाई, फर्ग्यूसन कॉलेज, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, एजुकेशनल सोसाइटी। इन्होंने जो दो बुक लिखी, उन दो बुक का नाम है गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ वेदास। इन्होंने माना था कि वेद कहाँ से आए, आर्यन से आए थे। आर्यंस के बारे में आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं होगा, मेरे को कभी मौका मिलेगा तो मैं पढ़ाऊँगा। ये आर्यंस हमारे देश में मतलब उन्हीं का जो धर्म वगैरह है, हम लोग हिंदू धर्म उन्हीं के बेसिस पे मानते हैं। आर्यंस ने ही वेदों की रचना की, एक तरह से वेद लिखे थे उस टाइम के। और आर्यंस आए कहाँ से थे, आर्कटिक एरिया से, मतलब यूरोप एरिया से। तो इन्होंने ये सब मानते थे ये। तो आर्कटिक होम ऑफ वेदास, तो ये चीज़ है। ये दो बुक है इनकी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अब देखो किस तरह से कनेक्टेड होंगी आगे की क्लासेस। फिर से थोड़ा सा रिपीटिशन करा देता हूँ मैं, कि पहले क्या था, कांग्रेस की स्थापना हुई, उसमें स्टार्टिंग डे में तो मॉडरेट्स लीडर ही रहा करते थे। उनकी छोटी मोटी एक टेक्निक्स होती थी, प्रेयर करते थे, अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ते थे, अनुनय विनय करते थे। फिर क्या हुआ कि उसमें ही अंग्रेज कुछ एक गरम गरम खून वाले लोग थे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट मतलब लीडर्स थे, वो बोलते थे नहीं ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है। ये कांग्रेस के अंदर ही थे लोग। ठीक है। तो मान लो 100 लोग थे, तो 100 में से 80 लोग तो मॉडरेट टाइप के हो गए, 20 लोग जिनको जो बोलते थे नहीं तुम अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ना बंद करो भाई एक तो ये लोगों को कहा जाता था एक्सट्रीमिस्ट। अब पर इनको मौका नहीं मिल रहा था कभी अपना जोहर दिखाने के लिए। तो मौका कब मिला, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो ये लोग सामने आए कि नहीं अब जो तुम कर रहे हो ना ये सब फेल हो गई, ये सारी टेक्निक्स। अब हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बोलेंगे कि आ जाओ, अब हम लोग अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे। तो ये लोग जाने लग गए जनता के बीच में, और एक पूरा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया बंगाल विभाजन के खिलाफ। अगर बंगाल विभाजन हुआ उसके खिलाफ कौन सा मूवमेंट बोलते हैं, उसको स्वदेशी मूवमेंट बोलते हैं। और वो स्वदेशी मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें हुई, कि बॉयकॉट कर दिया उनकी कॉलोनीज में, मिल्क मैन ने जाना बंद कर दिया, दूध देना बंद कर दिया, सब्जियां बंद कर दिया अंग्रेज़ों की कॉलोनी में। फिर बाहर की वस्तुओं का पूरा बहिष्कार कर दिया, उनको जलाने लग गए। फिर ठीक है, फिर इस तरह से खुद की एजुकेशन पे फोकस किया, स्कूल्स खुले, कॉलेज खुले उस टाइम पे, कि भाई भारतीय मतलब हमारी एजुकेशन हमारी टाइप की होनी चाहिए, हमारे लोगों को ऐसा नहीं कि भाई अंग्रेज़ों की महिमा गान गान करने के लिए हो। ये सब बहुत अच्छे से चल रहा था। अचानक से क्या हुआ, अंग्रेजों ने दिमाग लगाया। 1906 में मुस्लिम लीग, अंग्रेज कांग्रेस से लड़ाने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और 1907 में क्या हुआ, सूरत में कांग्रेस में दो बंटवारे हो गए। जो एक मॉडरेट्स अलग हो गए, मॉडरेट्स ने कांग्रेस के साथ में रहे, क्योंकि वो ज़्यादातर 80 तो वही थे लगभग। तो 20 एक्सट्रीमिस्ट को उन्होंने भगा दिया कि भाई नहीं तुम्हारी कोई जगह नहीं है,
तुम भागो, तुम्हारे तरीक़ों से क्या होगा और गड़बड़ हो जाएगी देश में, ये हो जाएगी। दोनों लीडर्स अलग अलग हो गए। और अब क्या हुआ, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनके तो तिलक को तो जेल हो गई, लाला लाजपत राय विदेश चले गए अपने काम से, और जो बचे थे उन्होंने भी संन्यास ले लिया। तो जो एक्सट्रीमिस्ट वाला ग्रुप था और जो जनता थी उनको लीडर नहीं मिला, तो लीडर नहीं मिला तो क्या करे बेचारे, इसलिए वो मूवमेंट पूरा ख़त्म हो गया। मॉडरेट्स को थोड़ा कैरेट मतलब गाजर देने के हिसाब से लोग इन्होंने एक रिफॉर्म लिया, छोटा सा मोलेमेंटो रिफॉर्म। उसमें क्या किया कि भाई चलो तुम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो और डायरेक्ट इलेक्शन कर सकते हैं, कुछ सीट्स का आप लोग इलेक्शन करवा के दे सकते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी एक बंदा रख लिया, एसपी सिन्हा के नाम से पहला बंदा गया था। पर सेपरेट इलेक्टोरल वाली एक बहुत ही गड़बड़ वाली चीज़ इस वाले इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर आई, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल, ठीक है, मुस्लिम्स को मुस्लिम से वोट दे सकते हैं। इस तरह से मतलब ये पूरा मोमेंट ख़त्म हो गया। लगभग 10 साल तक कोई खास मोमेंट नहीं हुआ। और उसके बाद में एक जो मोमेंट, जो सबसे बड़े मोमेंट स्टार्ट हुए, अभी तक आपने देखा कि गांधी जी अभी इस टाइम पे जब ये सब चल रहा है स्वदेशी वगैरह, गांधी जी अभी हैं कहाँ पे, अफ्रीका में। अब वो भारत आएंगे, शायद कल आ जाएंगे अपनी क्लास में, या परसों तक तो आ ही जाएंगे। भारत आएंगे, सारा मोमेंट वो अपने हाथ में ले लेंगे, मॉडरेट्स हो या एक्सट्रीमिस्ट हो सब उनको फॉलो करने लगेंगे, और हमारे देश को आज़ादी तक हम लोग पहुँचाएंगे। लगभग 3-4 क्लासेस में हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे, आज़ादी तक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।